क्या बच्चा? तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं डाइकॉट रूट। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। जो एग्जांपल दिया है आपको दैट इज अबाउट द सनफ्लावर। ओके, कौन सा? फिगर 6.6। अभी उस पर बाद में आते हैं, पहले कुछ चीजें बात करते हैं। आउटर लेयर, फटाफट बताओ। आउटर लेयर रूट है तो क्या होगा? हम्म, अरे लिखा हुआ है भाई, एपिडर्मिस। और एक्यूरेट बोलो, एपिब्लेमा। एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल इज नोन एज एपिब्लेमा। तो दोनों में से ऑप्शन अगर दोनों आए हैं तो विच वन इज मोर सुटेबल? एपिब्लेमा। इट इज यूनिसेरिएट मतलब सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। पहला एमसीक्यू, एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, देन यूनिसेरिएट, सिंगल लेयर होगी। अब देखो मैं लेयर कैसी है, रूट के अंदर बस इतना पढ़ना है तो एकदम अटेंटिव होगी। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। दोनों की फंक्शन पता है, मैं यहाँ पे कथा नहीं बांचूंगी कि क्यूटिकल और स्टोमेटा क्यों एब्सेंट है, कल बता दिया। मेनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म, मतलब बाहर की तरह अपेंडिसेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। ये भी पढ़े हुए पॉइंट है। मीन्स यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर फॉर्म ड्यू टू elongation ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लेमा। ओके, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, उसी सिंगल लेयर में कुछ स्पेसिफाइड सेल है जो कि रूट हेयर्स को फॉर्म कर रही है। elongation निकल रहा है बाहर की तरफ, प्रोट्रूशन निकल रहा है उनका, एंड दैट्स व्हाई इट डेवलप्स रूट हेयर। एपिब्लेमा इज ऑल्सो नोन एज राइजोडर्मिस। राइजो मीन्स रूट, डर्मिस मीन्स आउटर लेयर कवरिंग, और पिलीफेरस लेयर, क्योंकि रूट हेयर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दैट्स लुक लाइक पिलाई। ठीक है, बैक्टीरियल पिलाई याद है, पिलीन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन इज पिलाई। ठीक है, तो पिलीफेरस लेयर, जस्ट आप दोनों नाम नोट कर लो, अगर आए तो कभी आता हुआ क्वेश्चन किसी टर्मिनोलॉजी की वजह से नहीं जाना चाहिए। सिंपल पूछेगा एपिडर्मिस बोलेगा, क्यूटिकल एब्सेंट पूछेगा एपिब्लेमा पूछ लेगा, और उसको टफ बनाना होगा तो पिलीफेरस लेयर भी पूछ सकता है आपसे। दैट इज ऑल आर द सेम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर ऑफ रूट्स। ओके, रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होगा? जोन आपको याद होने चाहिए रूट्स के। जोन क्या है? रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैचुरेशन जोन। तो कहाँ पे प्रेजेंट था? मैचुरेशन जोन ऑफ फ्रूट। फ्रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड, इनकी अपनी एक लाइफ स्पैन होता है। सिंगल सेल है, सिंगल सेल का elongated स्ट्रक्चर है, तो जैसे जैसे मैच्योर जोन और आगे बढ़ता जाएगा, और आगे मतलब पीछे की तरफ बढ़ेगी, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल है वो elongation में सेल ऐड करेगी, सेल elongation वाले मैच्योर में जाएगी। इट मीन्स कि रूट हेयर का फॉर्मेशन, डिजेनरेशन सब कुछ वहां पे चलता रहेगा। सेकेंडरी रूट बनेगी, टर्सरी रूट बनेगी, रूट की ब्रांचिंग होगी, हर ब्रांच के अपने अपने रूट हेयर्स होंगे। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि सिर्फ प्राइमरी रूट में रूट हेयर है। ठीक है, जहां पे भी आपको एक ब्रांच दिखा दैट ब्रांच पॉजेस इट्स ओन रूट हेयर। यहाँ पे भी रूट हेयर होगा, यहाँ पे भी रूट हेयर होगा। वो आपने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखा है कि रूट के इस तरीके की रीजन होता है। क्लियर है? Cells of epiblema which develop root hairs are also called trichoblast cell. This is MCQ जो एम्स में पूछा गया था। ट्राइकोम रिलीज होता है, ट्राइकोम एक तरीके से अपेंडेजेस है शूट सिस्टम का। ठीक है, इसलिए बच्चों से ये गलत हो जाए। तो ट्राइकोम को फॉर्म करने वाली सेल ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। एंड सेम वे में एपिडर्मल सेल्स विच फॉर्म रूट हेयर्स इन एपिब्लेमा। ठीक है, रूट हेयर्स इन एपिब्लेमा लेयर या रूट्स, उनको भी ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म कि प्रोट्रूड कैसे निकलेंगे। और वो ब्लास्ट जैसे ओस्टियोब्लास्ट हम बोलेंगे तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उससे टूल्स का फॉर्मेशन होगा। फाइब्रोब्लास्ट बोलेंगे तो फाइबर का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से आप टर्म याद रखना। ब्लास्ट सेल मतलब सिंथेसिस करेगा किसका? अपेंडेजेस का, जो प्रोट्रूड दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको नाम नोट करने हैं बेटा जितने आए हैं। ट्राइजोडर्मिस, पिलिफेरस लेयर,
ट्राइकोब्लास्ट सेल। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, गलत होता है। जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें भी क्वेश्चन आया था। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन द रूट्स। कॉलेनकाइमा के टाइम मैंने पढ़ाया था कि कॉलेनकाइमा रूट्स में नहीं होती, ना मोनोकॉट ना डाइकॉट, एंड हाइपोडर्मिस भी रूट्स में नहीं होती है। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी पे आ जाते हैं जरा फटाफट। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, कवर है। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर कवर। नेक्स्ट आ जाओ कॉर्टेक्स। यहीं पे जो ये स्पेस दिया हुआ है ना, इस स्पेस को आप यूटिलाइज करो, जो हमने एडिशनल नेम या नोट्स बताए, यही एनसीईआरटी में ही कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेयर, हाइपोडर्मिस एब्सेंट हो गई तो नेक्स्ट लेयर क्या आएगी? कॉर्टेक्स। इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस। कैसी है रूट में? कौन सी रूट? डाइकॉट रूट। तो आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें से ही एक को उठाओ और यहाँ फिट कर दो। तो कॉर्टेक्स लेयर कैसी है? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस। दिस इज एमसीक्यू। इंटरसेलुलर स्पेस रहेंगे यहाँ पे। कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स विद द इंटरसेलुलर स्पेस। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, अंडरलाइन करो। ओके, मल्टी लेयर होती है कॉर्टेक्स, मल्टी लेयर होगा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, हाइपोडर्मिस एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। फोटोसिंथेसिस नहीं करना है रूट को, क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो गया। क्लोरोप्लास्ट मीन्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, so they are non-photosynthetic but chloroplasts are present in roots of Tainospora. देखो एनसीईआरटी में ट्रैपा, टाइनोस्पोरा एंड टीनियोफाइलम, तीनों पूछे हुए क्वेश्चन है। अब जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया, वैसे रूट क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होगी उनके पास। ओके, तो सो दे आर फोटोसिंथेटिक, एंड फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। फूड का फॉर्मेशन होगा तो फूड का यूटिलाइजेशन, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट होगा, तो दैट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेटरी रूट होती है ये। डायरेक्ट ये भी एमसीक्यू है, पीवाईक्यू का। टाइनोस्पोरा, ट्रैपा एंड टेनियोफाइलम। देन लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, लास्ट कॉर्टिकल लेयर ही होती है। अलग से आप इसलिए लिखते हो क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रूट से पूछा जाता है रिपीटेडली। 8-10 बार आपको मिलेगा, पीवाईक्यू आ चुका है। द इनर मोस्ट लेयर, देखो कॉर्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर है ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडो मतलब अंदर है और एक कवरिंग लेयर है। ओके, एंडोडर्मिस इट कंप्राइजेस, किसकी बनी हुई है? पहला एमसीक्यू यहाँ पे लिखो, अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है कि ये बैरल शेप क्यों है, क्यों इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इसका आंसर अब मैं आपको बताती हूँ, और इसके मैकेनिज्म आपको फिजियोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है कि रूट के अंदर वाटर और मिनरल आएगा कैसे और फिर जाइलम से जाएगा कैसे। तो जो आएगा उसमें ये रोल प्ले करेगी, आपके दिमाग में चलना चाहिए। दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, बाहर रूट हेयर है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है पानी, तो रूट हेयर से पानी और मिनरल्स आएंगे और उसको जाइलम बीच में हमने दिखाया है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम। इसका मतलब रेडियली आना है उसको, क्लियर है? आने वाले फिनोमिना में ये लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए लाइक अ गार्ड। सिलेक्शन करेगी कि क्या चीज अंदर अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी कचरा वचरा न जाए। इतनी याद रखो बात, आगे बात करेंगे इस पे। दिस लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स इज सिचुएटेड बिटवीन द पेरीसाइकल एंड कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस का सीक्वेंस क्या है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के लास्ट लेयर एंडोडर्मिस, आगे क्या मिलेगा आपको? पेरीसाइकल। तो एंडोडर्मिस कहाँ होगा? सिचुएटेड बिटवीन द कॉर्टिकल लेयर्स एंड पेरीसाइकल, वही लिखा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो यहाँ से पूछा जाता है। बैंड्स आर प्रेजेंट ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस। दिस इज क्वेश्चन। अब जब वाटर आएगा तो उसकी तरफ जो सरफेस है उस सरफेस से उसको रोकना है, एंड ऊपर से फ्लो कर रहा है, अगर रुका और इधर से फ्लो किया
तो वहां से भी रोकना है। तो किसी चीज का टेंजेंट पता है तुम लोगों को? टेंजेंट पढ़ा है, टेन थीटा वगैरह कहीं देखा है? तो टेंजेंट कैसे होता है? ऐसे, इस तरीके, इसका टेंजेंट बनाऊंगी मैं तो ऐसे जाए। तो टेंजेंशियल एंड, अंडरलाइन करो, रेडियल, उसके चारों तरफ, मतलब रेडियल एक्सिस पे पूरी नहीं पैक करनी है हमें, जिधर से वाटर आ रहा है बस उसको पैक करना है। जस्ट सपोज कि एंडोडर्मिस यहाँ है, ठीक है, इधर से वाटर आ रहा है तो हमें ये वाला पोर्शन नहीं पैक करना है। दैट्स व्हाई इट इज टेंजेंशियल एंड रेडियल, ऊपर नहीं पैक है, समझ रहे हो? ऊपर नहीं पैक है तो ये पोजीशन पूछी जाती है। रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस इज सुबेराइज्ड। These strips are made up of, this is again question, lignosuberin means lignin and suberin, mainly suberin. चलो यहाँ पे मार्क करो, एनसीईआरटी कैस्पेरियन स्ट्रिप, वैक्सी मटेरियल, सुबेरिन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप एडिशनल नोट्स में यहीं पे लिखो लिग्नोसुबेरिन, लिग्निन भी होगा और सुबेरिन भी होगा। तो सुबेरिन के आने से अगेन आपका वाटर इम्परमेबल जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हुआ ना, वाटर को परमिएबल नहीं कर रहा है, परमिट नहीं कर रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रोक रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए तो जाइलम तक पहुंचेगा कैसे? तो इसका कहीं ना कहीं पे गैप होगा, क्लियर है? तब तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी आती हूँ मैं इमेज से बताती हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है? बस ये समझो कि वाटर के लिए इम्परमेबल है, मतलब वहां पे नेचुरली आपको एक डैम बनाना है। डैम समझते हो? नहरों पे लगा होता है, सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कंट्रोल ऑफ वाटर होता है डैम को ओपन क्लोज करके, ठीक है? तो जस्ट आपका उसी तरीके से जाइलम तक पहुंच गया तो मतलब सप्लाई चलेगी। छोटी नहर हो गई जाइलम, एंड बड़े जहां से फ्लो आ रहा है वहां, और नदी के बीच, नदी और नहर के बीच में एक डैम लगा हुआ है, दैट डैम इज एंडोडर्मिस वॉल। चलो पहले ही से बात, ये पोजीशन समझ लो, टेंजेंट एंड रेडियल, रेडियल, और जहां से भी आप देखोगे उसके टेंजेंट पे आपको ये मिलेगा, क्लियर है? तो डिपोजिशन समझो, उसके बाद फ्लो हम बता रहे हैं। ध्यान से एकदम देखो, तुम्हें इसको इमेज करना पड़ेगा। इमेजिनेशन जितनी स्ट्रॉन्ग उतनी जल्दी समझ जाओगे। दिस इज अ कट, अगेन केक का एक टुकड़ा है ये, ठीक है? इस कट में आप देख रहे हो कि आउटर लेयर, अब इसके जैसा ही एक सीक्वेंस इधर भी होगा, हमें उससे भी मतलब नहीं है, हम एक साइड से फोकस कर रहे हैं। कई सारे रूट हेयर होंगे इसी तरीके से रेडियली, और कई सारे रूट हेयर से जाइलम जो बीच में ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक आपको वाटर को कंडक्ट करना है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे रूट हेयर के अंदर वाटर जा रहा है। अब इसके दो मेथड होते हैं, फाउंडेशन बैच को पढ़ाया हुआ है मैंने, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। जब सेल वॉल इज लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग होता है मतलब वो परमिएबल होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जो उस पे पोर बने होंगे उसके अकॉर्डिंग वो परमिट करेगा। जैसे ये डोर, डोर अगर हम ऑलवेज ओपन की तरह कर दें तो इससे जो इस साइज का होगा, मतलब जस्ट सपोज कि कोई हाथी यहाँ पे आए तो वो एंटर नहीं करे, ठीक है? जो इसके साइज के अकॉर्डिंग होगा, बहुत बड़ा कोई अलमीरा या बेड हम चाहेंगे कि इसके अंदर आ जाए तो वो नहीं आएगा। ओके, तो सेल वॉल सेलेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे आपके मांडवी पे भी ओपन गेट बना हुआ है, वो ओपन है, कितने लोग अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं उसको सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पे एक सेंसर लगा दूं, एक गार्ड लगा दूं, कोई सेलेक्ट कर रहा है, कोई आईडी चेक कर रहा है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल चैप्टर में भी पढ़े होते हैं। ओके, तो सेल वॉल कैसा हुआ कि परमिएबिलिटी को शो करता है अकॉर्डिंग टू पोर, अकॉर्डिंग टू साइज, वो कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा है। उसकी साइज जो ऑलरेडी सेट है, जैसे आप सीव्स देख लो चाहे छिन्नी देखो कहीं पे भी, तो जो साइज के अकॉर्डिंग होगा वो फिल्टर हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, ओके, सेपरेट हो जाएगा एक तरीके से। अब आपको यहाँ क्या समझना है कि रूट हेयर से जब वाटर अंदर जाता है तो एपोप्लास्टिक जा रहा है, मतलब सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है। मैकेनिक्स वगैरह सब अपन पढ़ेंगे बाद में, ओके? लेकिन यहाँ आके उसको चेक तो करना है, यहाँ से तो कोई कुछ भी आ सकता है। अभी हम ऐसे ही बताया कि गार्बेज आ गया, वाटर के साथ अनवांटेड चीजें आ रही, तो लिविंग सेल तक उसको क्यों पहुंचाना और आगे क्यों ट्रांसडक्ट करना? दैट्स वाई यहाँ पे, क्योंकि ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूव किया था तो कोई इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इट इज कन्वर्टेड हियर इनटू सिम्प्लास्टिक वे, और सिम्प्लास्टिक ऑलरेडी सेलेक्टेड होके आ रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट में इसको सिम्प्लास्टिक में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट करना होगा।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिंपल। देखो जो पिंक लाइन दिख रही है और जो ब्लू लाइन दिख रही है उसको देखो ध्यान से। एक साइटोप्लाज्म के बीच से जा रहा है, मतलब सेल के अंदर से पानी जा रहा है, तो हर सेल टू सेल डिफ्यूजन की मैकेनिज्म, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब वहां पे वर्क करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे वर्क करेगा। एक जो पिंक वाली है दैट इज ओनली गोइंग थ्रू द सेल वॉल, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेंडियंट से उसको कोई मतलब नहीं है, बस फ्लो होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, इधर कम इधर ज्यादा। तो इधर से ही तो आ रहा है, तो इधर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, जिधर से पानी आता है उधर ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये इसको मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, लेकिन यहां से अंदर सेलेक्ट होके जाना है, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्टेड टू सिम्प्लास्ट। नहीं समझ में आया तो अभी जोर मत लगाओ, आ जाना चाहिए, वैसे इतनी सी बात कोई बड़ी नहीं है। सेल पढ़ाया हुआ है, सेल वॉल से मूव कर रहा है एपोप्लास्टिक, तो उसको कोई चेक नहीं करना है, लेकिन लास्ट तक यहां तक सप्लाई पहुंचाने के लिए ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से तुम समझो कि कहीं कोई बहुत बड़ी मीटिंग्स सी हो रही है, रैलीज सी हो रही है, तो आपको वहां पे लोग चाहिए, तो आप पहुंचाओ पहुंचाओ पहुंचाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बसों में भर के पहुंचो, लेकिन एट दैट पॉइंट वहां पे एक सिक्योरिटी चेक रखना पड़ेगा कि यूं ही कोई ना इसमें फायदा उठा के कोई एंटर ना कर जाए। आई बात समझ में? तो दैट सिक्योरिटी चेक इज पैसेज सेल, और वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कराएगा ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको पता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है, उससे वाटर का, मिनरल्स का इंटरेक्शन हो जाए। ओके, अब ये कैसे सिम्प्लास्टिक कन्वर्ट होगा, उसी के लिए ये टेंजेंट सुबेरिंग है। यहां से वाटर चला जाता तो ये भी सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करके अंदर चला जाता। आई बात समझ में? तो ये वाटर को इम्परमिएबल करेगा और उस सेल तक ये मूव करेगा रेडियली, यहीं पे जहां पे पैसेज सेल प्रेजेंट होगी, और पैसेज सेल हमेशा प्रोटोजाइलम के पास में प्रेजेंट। पोर ऐसा बनाया गया कि प्रोटोजाइलम के पास में है, तो अब प्रोटोजाइलम आपको पता है, एक्सार कंडार कंडीशन बताई हुई मैंने, तो जाइलम, अभी चलो सिर्फ ये समझ लो कि जाइलम के पास में है। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं पैसेज सेल वो सेल है जो अलाउ करेगी कि वाटर अब अंदर आ जाए, और उसको सेलेक्ट करेगी किसमें क्या मिनरल है, किसको ट्रांसपोर्ट करना है, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको सेलेक्ट करेगी, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप पे एक्सेप्शन होती है। इज इट क्लियर? एंडोडर्मिस की वो लेयर जो वाटर को अलाउ नहीं करेगी, वो सेल्स जो वाटर को अलाउ नहीं करेंगी, वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप की सुबेराइज सेल, और वो सेल जो वाटर को अलाउ कर देगी, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होगा, और वो होंगे सुबेराइज सेल, नॉन सुबेराइज सेल। क्लियर? तो सभी जाइलम के पास में हमने बना दिया पैसेज से। ओके, अब इधर से वाटर आए तो वो यहां तक जाएगा, इधर से वाटर आया वो यहां तक जाएगा, इधर से वाटर आया वो इधर जाएगा, इधर से वाटर आ रहा है वो इधर जाएगा, मतलब जहां पे भी उसको पैसेज सेल मिलेगा वहां तक वो इस पे मूव करता रहेगा, और पैसेज सेल से फिर एंटर कर जाएगा। इतनी सी थी कहानी, मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपन बाद में अभी ध्यान रखने वाला चीज है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एंड इट शुड बी एयर टाइट, एंड इट शुड बी नॉन इंटरसेलुलर स्पेस, अदरवाइज वाटर तो वाटर है, वो अपने केमिकल प्रॉपर्टी कोहेजन एडेशन को शो ही करता है, वो तो मूव करेगा। तो आपने जरा भी पोर वहां पे छोड़ दिया तो वो मूव कर जाएगा वहां से, फिर पैसेज सेल वाला फिनोमिना कैसे चलेगा, सिलेक्शन कैसे चलेगा? तो रटने वाली कोई चीज नहीं है। पानी को चेक करना है, पानी को अलाउ नहीं करना है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। बैरल शेप समझ में आता है? पीपा, पीपा सुना है तुम लोगों ने? थोड़ा सा ऐसा उभार और ऐसा। कोकून सुना है? प्यूपा सुना है? कुछ तो सुना होगा भाई। लार्वा डेवलप होता है, कोकून, ठीक है। दिस इज लाइक अ बैरल शेप। और नहीं सुना है तो ढोलक सुना होगा बेटा, ढोलक बजाई होगी, देखा होगा बजते हुए, तो दैट इज ऑल्सो अ बैरल शेप। तो बैरल शेप सेल होती हैं, और इस पे सुबेरिन का डिपोजिशन आपको टेंजेंसली करना है, एंड रेडियली सिर्फ उस सरफेस पे जो यहाँ पे फेस कर रहा है, सामने जो इस सेल के सामने आएगा वहां पे कंप्लीट डिपोजिशन हो जाएगा, तो वो मर जाएगी एंडोडर्मिस। समझो, लिग्निन सुबेरिन आ गया और कंप्लीट डिपोजिशन चारों तरफ से हुआ, तो वो सेल ही मर जाएगी। हमें मारना नहीं है, हमने क्या कर दिया कि इधर से इस सरफेस से अगर कुछ टच करने वाला है तो हम फेविकोल, अगर इसको दोनों को जोड़ना होगा तो फेविकोल यहीं लगाएंगे ना, इस पे क्यों लगाएंगे? क्लियर? तो इधर जिससे हमें रोकना है वहां वहां सुबेरिन लगा हुआ है।
तो टेंजेंट एंड रेडियल, क्लियर है, जो कॉर्टेक्स के सामने आए, कॉर्टेक्स और दूसरे साइड में पेरिसाइकिल। इज इट क्लियर? कितनों को समझ में आ गई ये बात? रेज योर हैंड। समझ में आ गई ना? क्लियर? चलो, फिर अंदर क्या होगा, पेरिसाइकिल और जाइलम तक पहुंच गया तो फिर वाटर पहुंचेगा, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन। 11th चैप्टर में इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। कैस्पेरियन स्ट्रिप कंटेनिंग सुबेरिन, सुबेरिन आ रहा है तो उसको करेक्ट करो, लिग्नो सुबेरिन आ रहा है तो लिग्नो सुबेरिन को करेक्ट करो, ठीक है। आजकल फैशन ये हो गया है कि नीट का मतलब एनसीईआरटी, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको बच्चे क्लेम कर ले रहे हैं और उसको एनटीए को मानना पड़ता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है कि नीट का सिलेबस एनसीईआरटी, लेकिन ये अपना कंट्री थोड़ा सा मौज मस्ती वाला होता जा रहा है, तो पढ़ाई को जितना कंफर्ट बना लो उतना मजा है। ओके, तो आपको प्रेफरेंस देना है सुबेरिन को, लेकिन कोई हमारे जैसा एग्जामिनर होगा तो वो ऑब्वियसली लिग्नो सुबेरिन देगा साथ में, और इसी को राइट आंसर बनाने के लिए वो भी लड़ेगा, ठीक है, कि तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए। तो लिग्नो सुबेरिन आ गया तो आप इसको दे देना वेटेज। मेनली सुबेरिन लिखा ही हुआ है। सुबेरिन इज वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाज डिस्कवर्ड बाय कैस्पेरी। कोई बहुत रटने वाली बात नहीं है, नाम से ही उनके कैस्पेरियन दे दिया। इमेज समझ में आ रहा है? दिस इज लुक्स लाइक अ डैम, वाटर डैम की तरह दिख रहा है। ये इसका टेंजेंट हो गया, ये इसका रेडियल हो गया। पूरे सरफेस पे नहीं है ये, बस ध्यान रखो। और फंक्शन, the cells of endodermis which are situated in front of protoxylem cells are devoid of Casparian strips, devoid of एब्सेंट होगा तभी वो वाटर को अलाउ करेगा, वाटर के लिए परमिएबिलिटी शो करेगा, वहां एक्वापोरिन्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, क्लियर। द अलाउ वाटर ट्रांसपोर्ट, वहां पे प्रोटीन्स के चैनल होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो अलाउ करेंगे। दीज आर कॉल्ड पैसेज सेल और पाथ सेल, जिससे रास्ता बनेगा वो सेल्स हैं। प्रोवाइड पार्ट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्सो टू पेरिसाइकल। अभी तुरंत जाइलम में नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना, एक और लेयर आने वाली है बीच में, दैट इज पेरिसाइकल। तो एंडोडर्मिस में पैसेज सेल है कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के बीच में, ठीक है। सामने होती है प्रोटोजाइलम की, लेकिन अभी उसको पेरिसाइकल लिविंग सेल है, उससे ट्रांसफर होके फिर आना पड़ेगा जाइलम में। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इसका रीजन भी समझा दिया, अभी एकदम ध्यान में होना चाहिए। एंडोडर्मिस इज एक्ट एज अ वाटर टाइट जैकेट डैम विच प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील। कैसे तुम लोग बताओ, व्हाट इज स्टील? बोलो बोलो, व्हाट इज स्टील? स्टील में कौन कौन सी लेयर आएगी? पेरिसाइकल, पिथ, वेस्कुलर बंडल, पिथरेस, सब स्टीलर रीजन है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील, एंडोडर्मिस बीच में लिखो, स्टील अंदर लिखो और इधर कॉर्टेक्स लिखो, तो भी आपको क्लियर रहेगा। अब इतना पता होना चाहिए इधर क्या क्या है, ठीक है। तो एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जो लेयर्स हैं सभी स्टीलर रीजन को बनाती हैं, स्टील होते हैं। तो कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है एंड एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अरेंजमेंट देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी समझ लिया, ऑब्वियस। ओके, नेक्स्ट लेयर आ जाओ, पेरिसाइकल, ठीक है। स्टीलर रीजन की आउटर लेयर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल बोलते हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड पेरिसाइकल। इट इज अ सिंगल और फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, सिंगल और फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस। किसमें चल रहे हो आप? डाइकॉट रूट में चल रहे हैं, तो हर जगह में चिपका देना। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोजेनकाइमा। टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा यूं ही नहीं पढ़ाया था, याद आया? प्रोजेनकाइमा वहां कवर है। Lateral roots, this is again MCQ, usually originate from the part of pericycle which is lying opposite to protoxylem. Protoxylem and यहाँ pericycle and
इधर से आपकी फिर ब्रांचिंग निकलेगी सारी कॉर्टेक्स और एपिडर्मल रीजन को क्रॉस करके, और ये बन गई सेकेंडरी रूट। तो ये प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो डेवलप हो रही है दैट इज सेकेंडरी रूट। और कैसी ओरिजिन हो गई इसकी? एंडोजीनस ओरिजिन, पहले भी बताया है। ओके, अंदर की लेयर से आ रही है तो एंडोजीनस इन ओरिजिन, और स्टेम में एपिडर्मिस से ऐसे निकलेगी तो एक्सोजीनस इन ओरिजिन हो जाता है। बात मत करो, बात नहीं करो। The branches of stems, vegetative branches, are exogenous in origin because they originate from the extrastellar region, cortical layers, hypodermis से evolve हो सकती है। Adventitious roots are endogenous in origin because they originate from the stellar region। फटाफट ये सब पॉइंट लिखो। ऐसे लिखो, रूट्स एंडोजीनस, सेकेंडरी रूट नहीं, सेकेंडरी रूट लिखोगे तो ग्रोथ नहीं लगाना बीच में, ठीक है वो सेकेंडरी रूट ही, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ वाली सेकेंडरी रूट नहीं है। सेकेंडरी रूट ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस लिखो, दैट इज मोर, दैट इज एंडोजिनस इन ओरिजिन। स्टेम ब्रांचेस एक्सोजिनस इन ओरिजिन। एडवेंटिशियस रूट एंडोजिनस ओरिजिन। जहां जहां एंडो है वो समझ लो स्टीलर रीजन से हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से 3-4 आप पॉइंट शॉर्ट में एक बना लो तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ओरिजिन से रिलेटेड। दैट इज अबाउट द लैटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड रूट। दिस इज नॉट अबाउट द लैटरल ग्रोथ। लैटरल ग्रोथ मीन्स होता है सेकेंडरी ग्रोथ। लैटरल ब्रांचेस मतलब होता है साइड की ब्रांचेस। ओके, वो इटसेल्फ प्राइमरी ओरिजिन की हो सकते हैं, जो कि ब्रांच सिस्टम है उसमें प्राइमरी ग्रोथ चल रहा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गया। नेक्स्ट टू पेरिसाइकल, इसमें पैसिव सेल का नाम नहीं दिया, यहाँ पे आप मेंशन कर लेना। lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells। पेरिसाइकल में आप अभी सेकेंडरी ग्रोथ पे बात करेंगे तो उस पॉइंट पे आते हैं। चलो आगे, वेस्कुलर बंडल पहले ही पढ़ा हुआ है। रेडियल वेस्कुलर बंडल है, दो रेडियस पे प्रेजेंट होंगे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंट डिफरेंट पैचेस अल्टरनेट फॉर्म में, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, और रेडियल रहेंगे। क्लियर, रेडियली अरेंज। तो रेडियल अरेंजमेंट एग्जैक्ट, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर सेंटर में मेटाजाइलम। डेवलपमेंट जो होता है वो अंदर की तरफ, मतलब लार्ज वन इज टुवर्ड्स द इनसाइड तो यंगर वन इज टुवर्ड्स द आउटर साइड। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट, अलग अलग बंडल में, एंड इक्वल इन द नंबर। इक्वल नंबर क्यों है? क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट फॉर्म, एक दूसरा के अल्टरनेट है। दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम होगा, दो फ्लोएम के बीच में एक जाइलम होगा, इसलिए इक्वल इन नंबर होंगे। द नंबर ऑफ जाइलम पैचेस एंड फ्लोएम पैचेस आर यूजुअली 2 to 4। इसको बोलते हैं टायर्क टू टेट्रार्क, या ब्रैकेट में आपको हेक्सार्क लिया है तो ये 6 तक चला जाएगा। ये भी हमारी महानता है एनसीईआरटी की, ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी मार्क करो। यूजुअली 2 to 4, ठीक है, इसको बोलते हैं डायर्क टू टेट्रार्क। 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज होता है, अभी आईपैक में भी आ रहा होगा, बाई डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, पेंटा हेक्सा सब आएगी। तो 4 जाइलम और फोर फ्लोएम के पैचेस हैं तो कैसी कंडीशन हो जाएगी? टेट्रार्क कंडीशन, ठीक है। 2 जाइलम 2 फ्लोएम है तो कैसी कंडीशन है? डायआर्क कंडीशन। दोनों दो दो, दोनों 4-4, दोनों 6-6, यहां तक क्या है? डाइकॉट रूट की कंडीशन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पेंसिल से आप मेंशन करो इधर, डायआर्क टू हेक्सार्क। टेट्रार्क कंडीशन इज फाउंड इन ग्राम एंड सनफ्लावर। ये भी एग्जांपल लिखो, एनसीईआरटी में एग्जांपल मेंशन करो, ठीक है। बट दे मे बी 2 to 6 डायर्क टू हेक्सार्क। टेट्रार्क कंडीशन इज फाउंड इन ग्राम एंड सनफ्लावर। और जो रूट आप देख रहे थे दैट इज अबाउट सनफ्लावर रूट, स्टार्टिंग में ही लिखा था टीयर्स।
of sunflower root. ठीक है. Parenchyma, which is found in the between the xylem and phloem, is called conjunctive tissue. Important है ये भी. समझ में आ रहा है? पैचेस होंगे. जस्ट सपोज ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम. तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेनकाइमा सेल है, इसका काम क्या होगा? सोचो, सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं है, इसको डिवीजन ऑफ कैपेसिटी वापस लानी होगी. क्लियर? और रेडियल ट्रांजेक्शन में भी रोल प्ले करना है. दोनों अलग अलग पैचेस पे हैं, तो कैम्बियम रिंग को बना के एक लेवल पे लाना पड़ेगा. सबसे लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का. तो कंजक्टिव टिश्यू इन डायकॉट root xylem vessels appear angular, polygonal, hexagonal in transverse section. Pith in dicot root, pith is small and inconspicuous or absent. अब आप देखो इसको, इमेज पे आते हैं वापस क्या अभी तक तो इमेज पे आए नहीं. चलो अब कहानी जो ये कह रहे हैं सारी, क्या वो हमारा हो गया? देखो अब थोड़ा हम फास्ट बोलेंगे, एकदम अटेंटिव होगा. आउटर लेयर एपिडर्मिस, एपिब्लेमा. ठीक है. प्रोजेक्शंस जो निकलेंगे वो रूट हेयर्स हैं. रूट हेयर्स एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस एब्सेंट था तो हाइपोडर्मिस नहीं लिखा हुआ है. मैंने बोला था अगर सारे लेयर्स देखने हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन द डाइकोट स्टेम के टीयर्स. वहां पे हमें कैप्टन अमेरिका के शील्ड वाले पूरी लेयर देखी, लेकिन फिर हमें लोकेशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एनाटॉमी पढ़नी. तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट आया कि हाइपोडर्मिस एब्सेंट है. देन कॉर्टिकल रीजन आया, कॉर्टेक्स. देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में हमें क्या पढ़ना है? कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड पैसेज सेल. ठीक है. देन पेरिसाइकल, पेरिसाइकल फॉलोड बाय द जाइलम, फ्लोएम, पिथ, पिथरेस, सब कुछ आना चाहिए. दिस इज स्टीलर रीजन. ये पूरा जो आपका ब्लू कलर से डिनोट कर दिया, दिस इज द स्टीलर रीजन. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, फ्लोएम. इस सबको एक साथ ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखो स्टीलर रीजन. ओके. देन पेरिसाइकल आपको कई मल्टी लेयर दिख रही है और रेडियल अरेंजमेंट है. अब ये स्टेन यहाँ पे अलग अलग नहीं दिखा है. यहीं पे आपका फ्लोएम का पैच है. क्लियर? यहीं पे आपका पिथरेज अगर थोड़ी बहुत होगी तो रिड्यूस फॉर्म में पिथ दिख रही है, मतलब इनकॉन्स्पिकुअस है. यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू विथ पिथरेज. ठीक है. पेरिसाइकल सब कुछ ऐसा श्रिंक किया हुआ है, आपस में ओवरलैप टाइप का है. क्लियर है? दैट्स वाई ये क्वेश्चन है आपका यहाँ. कंजक्टिव टिश्यू एंड ये पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक. पूछेगा या तो एग्जांपल देगा तो वो टफ क्वेश्चन है. डाइकोट मोनोकोट की बात ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा सनफ्लावर में कैसा होगा. क्लियर? तो ये आप ध्यान रखना. इनकॉन्स्पिकुअस मतलब रिड्यूस, लेस ग्रोथ. The pith parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are known as conjunctive tissue. There are usually 2 to 4 xylem and phloem. ये भी हो गया. Endodermis such as pericycle, vascular stream. Clear है ये सब? ठीक है. तो सारे आपको यहाँ पे लेयर क्लियर दिख रहे हैं. और डायर टू टेट्राल कंडीशन में ये कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको? टेट्राल. और रूट किसकी थी? सनफ्लावर की. तो सनफ्लावर में टेट्राल, वहां पे ऑप्शन में देगा डायर टू टेट्राल, हेक्सार. ठीक है. बट दिया हुआ है, हिडन है इंफॉर्मेशन. इमेज में आपको 4 दिख रहा है और मैंने नोट भी करा दिया. जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर के रूट में टेट्राल कंडीशन होती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है फटाफट मोनोकॉट के स्टेम रूट. लेयर्स लगभग वही है, कोई दिक्कत नहीं है. पिथ आपको थोड़ा वेल डेवलप दिखेगा एंड आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज ठीक है. आपको यहाँ पे जो कंडीशन ध्यान रखनी है दैट इज पॉलीआर कंडीशन. बाकी कहानी वही है. रूट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा, एंडोडर्मिस होगा. ठीक है. रूट हेयर्स होंगे, एपिडर्मिस होगी, एपिब्लेमा बोलो, ट्राइकोब्लास्ट बोलो, सारी कहानी वही चलेगी. तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे किस पे फोकस करना है? पॉलीआर. This is the characteristics of monocot root. The anatomy of monocot root is similar to the dicot root. In many species, it has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, and pith.
As compared to dicot root, which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6. ठीक है, ये जो मोर देन 6 था ना, वही यहाँ पे हिडन है ऊपर वाले इंफॉर्मेशन में, कि वो डायटो टेट्रा हेक्सार कंडीशन होगा। मोर देन 6 के लिए बोल रहे हैं पॉलीआर कंडीशन। जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ये नोट कर लो, ये डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट का। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ पे आपको कंजक्टिव टिश्यू और पैरेन्काइमा होगा, वो दोबारा उसमें मोड डिवीजन कैपेसिटी आएगी, ये सब चीजों की बातें ही नहीं करें। क्लियर है? दिस इज ऑलवेज क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, और यहाँ पे वैसे भी अलग अलग पैचेस में है, तो आप पहले तो कॉन्जॉइंट ही नहीं है, तो कॉन्जॉइंट क्लोज नहीं बोलते आप, याद रखना। रूट के केस में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्जॉइंट क्लोज कोलैटरल, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम रेडियल है, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी हो गई मार्क। अब देख लेते कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। ये लिख लो, जाइलम वेसल मतलब मेन कंडक्टिंग जो टिश्यू है दैट इज जाइलम वेसल, वो कैसा है? सर्कुलर या ओवल शेप का है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट। सर्कुलर एंड ओवल डायरेक्ट लिखो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, रूट हेयर, एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा में अगर आपको एक लिखना है तो एपिब्लेमा लिखोगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी का इमेज आता है ऑप्शन में एपिडर्मिस आएगा। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड पिथ। पिथ आपको वेल डेवलप दिख रहा है कंपेयर टू डाइकॉट, डाइकॉट से ज्यादा देखोगे आप तो ये। एक मिनट, ये स्टेम है क्या? नहीं, ठीक है, डाइकॉट से ज्यादा पिथ डेवलप है। मेडुला बोल लो या पिथ बोलो, एक ही बात है। एंड द कंडीशन इज पॉलीआर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जाइलम 8 फ्लोएम, तो दिस इज ऑक्टार कंडीशन। ठीक है, जाइलम फ्लोएम आपको अलग अलग रेडियल पे दिख रहे हैं, एंड वहां पे पिथ लार्जर है, डेवलप्ड है। इसी का एक पोर्शन आपने इनलार्ज करके इधर देख लिया। लेयर क्लियर है? आगे बढ़े। वेलामेन टिश्यू लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेलामेन टिश्यू, वेलामेन याद रखो, पहले भी तुम लोग को बताया है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में नाम आया था। ऑर्किड के केस में ऑर्किड्स आर द एपीफाइट, प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाला प्लांट है, तो एपीफाइट। क्लियर? दिस स्पॉन्जी टिश्यू इज फाउंड इन एरियल रूट्स, हवा में होगी, प्लांट के ऊपर है तो रूट कैसी है? या तो उसकी हैंगिंग होगी, या तो पैरासाइट, तो हमने बोला नहीं, पैरासिटिक होती तो उस प्लांट के अंदर रूट चला जाता। ठीक है, एक्टो एंडो पैरासाइट हो जाता। अब ये एरियल रूट है, वहां से हैंग कर रही, तो इस रूट को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जो आपके इन्वायरमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ये वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक टिश्यू क्या कहलाते हैं? वेलामेन, जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ह्यूमिडिटी से वाटर को। सॉफ्ट टिश्यू होंगे। ऑर्किड्स, वांडा, it is an example of multi-layered epidermis. It absorbs atmospheric moisture by imbibition. Imbibition का भी शॉर्ट फिनोमेना फाउंडेशन में बताया हुआ है। अभी बस इतना समझ लो कि कोई भी जैसे आप इसको सबसे अच्छा समझ सकते हो, स्प्राउट बना, स्प्राउट आपने एकदम हार्ड चना था, ग्राम था, या मूंग की दाल थी, वो हार्ड होती है। ओके, उसको आवाज यहाँ पे डालोगे तो आवाज आएगी, लेकिन स्प्राउट को डालोगे तो वो उतनी तेज से आवाज नहीं करेगी, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इनिशियली जो हार्ड था उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जो पहली प्रोसेस वाटर की एंटर होती है दैट इज इम्बिप्शन फिनोमेना। वो इम्बिप्शन होता है। जो एलिरोन लेयर पढ़ाई थी, अभी आया था मोनोकॉट सीड में, एलिरोन लेयर, प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होगा। इसका इसका भी मैकेनिज्म आपको फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो दिस इज रिलेटेड टू एंट्री ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इतना ध्यान रखो। ओके,
तो मोनोकॉट डाइकॉट रूट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट स्टेम। स्टेम में आपको डाइकॉट स्टेम में आपको कंप्लीट लेयर दिखेंगे, मैंने बताया पहले। दिस इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको सारी लेयर्स बहुत अच्छे से दिखेंगे, और दिस इज द इमेज जिसमें आपको अगर सब कुछ पढ़ना है तो बहुत क्लियरली दिखे। देखो पहले इमेज से ही चलते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा क्या है ये? कोलेनकाइमा क्या हो जाएगा? हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो लिखा नहीं है हाइपोडर्मिस, आप लेबल करो फटाफट उसको। दिस इज हाइपोडर्मिस, cortical region, general cortex, that is parenchymatous, then endodermis, outer layer, then pericycle, जो साइकिल बनाएगी मतलब लेयर बनाएगी सराउंडिंग द पिथ, पिथरेस एंड वेस्कुलर बंडल। देन फ्लोएम पैचेस में रहेंगे। ठीक है, पैचेस इन द केस मतलब ग्रुप में रहेंगे। कॉन्जॉइंट होगा तो फ्लोएम बाहर की तरफ। डाइकॉट है तो कैम्बियम रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल बनाना हमें। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, कंडीशन हो गया एंडास। सारी कहानी आपकी पढ़ी हुई है। हो गया? हाँ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मतलब टूवर्ड्स द पिथ, टूवर्ड्स द सेंटर। जब आप टिश्यू की बात करते हो तो आप बोलते हो टूवर्ड्स द मेडुला। ठीक है, पिथ। जब आप ऐसे ही बात करते हो कि दिस इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर तो टूवर्ड्स द सेंटर प्रोटोजाइलम एंड टूवर्ड्स द पेरीफेरी मेटाजाइलम, जो लेटर डेवलप हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको कुछ चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है उसको यहाँ पे अप्लाई करो। दिस इज अ बंडल, ये बंडल है वेस्कुलर बंडल, ये वाला। एंड ये वेस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, एंड बीच में कैम्बियम रिंग, सॉरी वेसिकुलर कैम्बियम लेयर। दिस इज नॉट रिंग। अब यही चीजें हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे पिथ की साइज देखो। अगर आपसे पूछता है कि रूट में ज्यादा होता है या पिथ स्टेम में ज्यादा होता है, तो आपको सिंपली दिख रहा है कि स्टेम में भर के पिथ है। ओके, चलो मार्किंग कर लो। The tears of a typical young dicot stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem. If it possesses trichome, तो आपको यहाँ पे भी appendages दिख रही है, that is epidermal hair, और it is trichome। तो यहाँ पे आप एक और पेंसिल चलाओ, नाम लिख लो। Covered with a thin layer of cuticle. Cuticle is absent in roots, but here cuticle is present. तो एपिडर्मिस के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है उसको भी आप लेबल करो क्यूटिकल, ताकि इमेज में भी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रहे। जो थ्योरी में लिखा है उसको आप इमेज पे नोट डाउन कर लो। क्यूटिकल आपको पता है कहाँ पे आई? एपिडर्मल सेल क्यूटिकल की लेयर को फॉर्म कर रही है, क्यूटिकल का डिपोजिशन कर रही है, तो एपिडर्मिस के बाहर जो है दैट इज क्यूटिकल। इट मे बियर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो मे ध्यान रखना। सारे स्टेम पे ट्राइकोम नहीं होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, एकदम स्लिपरी। ठीक है, स्मूथ होते हैं तो वो ट्राइकोम लेस हो जाएंगे। एंड अ फ्यू स्टोमाटा। ठीक है, जो मेनली लीफ के टाइम हमने बताया था कि स्टोमाटा स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं ताकि लोकल गैसेस एक्सचेंज हो सके, तो दैट इज फ्यू स्टोमाटा। The cells arranged in multiple layer between epidermis and pericycle. उसी मल्टी लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स। तो मैं याद हो कि हम पहले क्लास में जब तुम लोगों ने कॉर्टेक्स वर्ड पूछा था तो मैंने कहा था बस अभी यह याद रखो कि यहाँ पे जो भी है वो कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो पूरे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को जो आपका एपिडर्मिस के बाद और पेरिसाइकिल के पहले है उसको भी आप कॉर्टेक्स बोलते हो, जनरल कॉर्टेक्स भी बोलते हो। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। मार्क करो क्या क्या होगा ये तुम्हें पता है। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर, और लास्ट वन इज एंडोडर्मिस। द आउटर हाइपोडर्मिस किसका? कॉर्टेक्स का आउटर हाइपोडर्मिस बेटा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं रख देते हैं, बीच बीच में छोड़ते हैं, अदरवाइज वो फिर से पैराग्राफ ही हो गया तुम्हारे लिए। पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है।
फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल, क्या पढ़ रहे हो आप? डाइकॉट स्टेम, याद करो कोलेनकाइमा की लोकेशन कहाँ थी? डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में। इज इट क्लियर? ठीक है। जस्ट बेलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, विच प्रोवाइड, कोलेनकाइमा आ गया, मैकेनिकल टिश्यू आ गया, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया किसको? जो इरेक्ट यंग स्टेम खड़े हो रहे हैं, ठीक है, जो नया नया प्लांट बन रहा है उसको सपोर्ट देंगे टू द यंग स्टेम। क्लियर है? टू द यंग स्टेम। कॉर्टिकल लेयर्स बेलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल। बेटा जो बना हुआ है ना किस चीज का, दिस इज एमसीक्यू, ये मैच द कॉलम का बैंकर वाला एमसीक्यू होता है, कौन लेयर किसकी बनी हुई है, ठीक है। राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमटस सेल्स विथ कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब आपको नहीं दिखेगा बहुत एकदम, इंटरसेलुलर स्पेसिस, इंटरसेलुलर स्पेसिस दिखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होंगे कॉर्टिकल लेयर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, तो कॉर्टेक्स को हमने डिवाइड कर दिया, आउटर हाइपोडर्मिस, दिस वन यहाँ पे लिखो इसलिए बोला था हाइपोडर्मिस, एंड देन जनरल कॉर्टिकल लेयर या कॉर्टिकल लेयर, एंड देन लास्ट वन इज एंडोडर्मिस। क्लियर है? कोलेनकाइमा वाले के ब्रैकेट में लिख लो हाइपोडर्मिस। अब क्या, एंडोडर्मिस आ गया, तो एंडोडर्मिस के बाद में क्या आ जाएगा? स्टीलर रीजन आ जाएगा। स्टीलर रीजन मतलब पेरिसाइकल, तो ले आओ पेरिसाइकल को। दस, अच्छा यहाँ पे अगेन एक एमसीक्यू है, लिखो इसको, हाईलाइट करो, मतलब एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन के रिच है मतलब फूड स्टोरेज करती है, एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीट। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टार्च और कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्च ज्यादा अमाउंट में है इसलिए एक शीट, तो ये ऑलरेडी है, लेयर है, और उसमें स्टार्च मतलब कार्ब्स डिपॉजिट हो गए, तो स्टार्च के शीट बन गई कहाँ? पेरिसाइकल के बाहर की तरफ। क्लियर है? देन पेरिसाइकल, तो यहाँ एंडोडर्मिस जहाँ पे लिखा है ना वहां पे लिखो स्टार्च शीट, क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। इमेज है, पेंसिल से या पेन से आप एंडोडर्मिस के आगे जो प्रॉपर्टी दिखी हुई है ना वो सब लिखते चलो, वही इमेज में कंप्लीट हो जाता है। एंडोडर्मिस, स्टार्च शीट, देन पेरिसाइकल आ रहा है, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड, पता है हमें एंडोडर्मिस की दो दो सरफेस हो गए ना, ये एंडोडर्मिस है तो एक इसका बाहर की तरफ आ गया, एक इसका अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ कॉर्टिकल लेयर को फेस करेगा, अंदर की तरफ पेरिसाइकल को फेस करेगा। पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, मार्क करना, कोलैटरल आ रहा है, कॉन्जॉइंट है, ठीक है, तो आप जाइलम नहीं बोलोगे। जाइलम नाम इसलिए रूट में ज्यादा ज्यादा लिया जाता है क्योंकि रूट का काम है वाटर कंडक्शन, तो मेन टिश्यू जो वेस्कुलर बंडल का फोकस करना होता है दैट इज जाइलम। अभी यहाँ दोनों एक ही पैचेस में है, एक ग्रुप में कॉन्जॉइंट है, तो पेरिसाइकल की तरफ कौन सा होगा? जो बंडल में बाहर की तरफ है, बंडल में बाहर कौन सा रहेगा? फ्लोएम। क्लियर? फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, पेरिसाइकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, फ्लोएम के ऊपर सेमी ल्यूनर पैचेस, समझ में आ रहा है, अर्धचंद्राकार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पे मार्क कर लेना, दिस इज स्क्लेरेनकाइमा। In between the vascular bundle, there are a few layers of radially placed parenchymatous cell. क्या हो जाएंगे ये? पिथ रेस, मेडलरी रेस। क्लियर? इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, ये पहले भी पढ़े हुए हो, तुम लोग बोर हो रहे हो, बस और कुछ नहीं है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो लेयर आने वाली है, जो रेज आने वाली है, दैट इज पिथ रे, वही लिखा हुआ है, विच कंस्टिट्यूट्स मेडलरी रेज। ये क्वेश्चन है आपका, स्क्लेरेनकाइमेटस सेमिल्यूनर पैचेस एंड इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर इज पैरेन्काइमेटस सेल, और इसको आप इससे भी याद कर सकते हो कि यही बनाएगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर मिलके पूरी की पूरी कैम्बियम रिंग बनाएगी। तो अभी हमें जो पैचेस बीच में दिख रहे थे, जो पिथरेस थे, वहां से हमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करानी होगी, तो दैट सेल शुड बी पैरेन्काइमेटस। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग, ये ध्यान रखना, दिस इज अगेन कंपैरेटिव क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं?
डाइकॉट के स्टेम में एक रिंग में प्रॉपर अरेंजमेंट में, मोनोकॉट में स्कैटर्ड होता है. द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम. मार्क करो. Each vascular bundle is conjoined, open and with endar protoxylem. ठीक है. Conjoined, open and endar protoxylem. A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute pith. और pith is more developed in stem compared to root. ओके. अगर आपको हायरार्की लिखनी होगी तो सबसे लेस डेवलप डाइकॉट रूट में, देन मोनोकॉट रूट में, उससे डेवलप एंड देन आप डाइकॉट स्टेम में आ जाओगे, मोर डेवलप हो जाती है. इज इट क्लियर? ये वाला इमेज हो गया आपका कंप्लीट. ये पूरा कंप्लीट एंड दिस इज अ पोर्शन. देखो एक बार इसको शांति से जरा. अब मेडलरी रेज वगैरह सब आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ बीच में मेडलरी रेज, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, दिस इज मेडलरी रेज. ये पिथ है. तो पिथ की बची हुई सेल जो वेस्कुलर बंडल के बीच से जा रही है वो हो जाती है पिथ रेज, मेडलरी रेज. तो मेडलरी रेज, वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स. ठीक है. हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस. तो यहाँ पैरेन्काइमा के पास में लिखो, जनरल कॉर्टेक्स की बात. चलो एक्स्ट्रा लिखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़े एग्जांपल लिख लेना. Internal structure of a typical dicot stem shows epidermis, single layered and lack of chloroplast. अब लिखो जहां पे था. Epidermis uniseriate and devoid of chloroplast. Stomata present, multicellular hair present. Possible है, होगा नहीं होगा दोनों रहेगा. Thin cuticle is present on epidermis. Plays a significant role in protection. ट्रैकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ये एपिडर्मल टिश्यू में लाइन थी. एंड कॉर्टेक्स सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल. यहाँ पे ध्यान रखना, एंडोडर्मिस इसके अंदर आ जाती है. ये सब छोटी छोटी बातें हम बार बार बता रहे हैं, अगर गलत करोगे तो तुम जाना. कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स इन डाइकॉट, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. दिस इज द 3 सेक्शन ऑफ कॉर्टिकल रीजन. हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की और क्लोरोप्लास्ट बियर हो सकती है, मतलब फूड का फॉर्मेशन एंड एसिमिलेशन में रोल प्ले करेंगे. दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन सिंपल परमानेंट टिश्यू. जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होगी. स्टोरेज फूड पे नोट कर लेना. रेजिन कैनाल, म्यूसिलिस कैनाल्स प्रेजेंट होती है. रेजिन केमिकल होता है जिससे आप रेजिन आइसोलेट करके उसका कमर्शियल पर्पज से यूज करते हो फॉर द पॉलिशिंग एंड एक आपको देखा होगा बहुत सारी क्लिप चलती है आजकल रेजिन की बनी हुई डेकोरेटिव आइटम. ठीक है. वो सब यहाँ से आइसोलेट किया जाता है. दीज आर सीजोजिनस इन ओरिजिन. सीजोजिनस कैसा होता है कुछ याद है? लाइसोजेनी, सीजोजेनी. अगर ये सेल है, ये सेल दूर दूर हो गई, ठीक है, और इनके बीच में स्पेस आ गया, कैविटी आई, तो दैट स्पेस इज साइजोजेनी इन ओरिजिन. अगर ये सेल पास पास है और ये डिजेनरेट हो गई और उनकी वजह से बाहर की वॉल जुड़ी हुई है और डिजेनरेशन से एक सेल का स्ट्रक्चर कैविटी में कन्वर्ट हो गया, दिस इज लाइसोजेनी. यहाँ सेल की लाइसिस होती है, यहाँ पे सेल का एनलार्जमेंट एंड इंटरसेलुलर स्पेस होता है. तो यहाँ आप क्या बात कर रहे हो? इंटरसेलुलर स्पेस की बात कर. साइजोजेनी एंड लाइसोजेनी फाउंडेशन बैच को पढ़ाया हुआ है. नहीं पढ़ाया तो इतना तो नोट करो, ऐसे चेहरा क्यों बना रहे. सेल है ना, ग्रुप ऑफ सेल है. हम कह रहे हैं मेरे पास में 10 सेल है, इन 10 को या तो मैं दूर दूर कर दूं तो भी स्पेस बन जाएगा. अरे तुम 10 बच्चे यहाँ खड़े हो जाओ, ग्रुप में एकदम पास पास खड़े रहोगे तो कॉम्पैक्ट हो. तुम थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाओगे तो ये फर्स्ट बीच में स्पेस में दिखेगा ना. ठीक. अब हम तुम्हें काट मार तो सकते नहीं है, तो हम सिंपली दूसरा एक बता रहे हैं कि उसमें सेल आपस में सेल वॉल डिजेनरेट हो रही है, सेल की लाइसिस हो रही है. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेकिंग. ठीक है. तो सेल की लाइसिस हुई तो भी सेल वॉल है, आउटर बाउंड्री दिख रही है और बीच में एक कैविटी होगी, दैट इज लाइसोजेन. हम शॉर्ट नोट्स लिखवा देंगे, इसको परेशान मत हो.
The innermost layer of the cortex is called endodermis. So endodermis, it is single layered star sheath. This is MCQ, NCERT में भी mention है. Then pericycle, पहले the endodermis multi-layered है. Sunflower dipod चल रहा है तो sunflower का stem समझ लो. Pericycle is made up of alternate bands of parenchymatous and sclerenchymatous tissue भी आ रहेगा. ओके, बैंड है पूरी की पूरी पैरेंकाइमेटस. अगर पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती तो वो डेड हो जाती, इसलिए वो सेमी ल्यूनर वाली बात हुई. क्लियर है? द पार्ट ऑफ पेरिसाइकल विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड रिमेनिंग पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमा. Part of pericycle which is situated in front of vascular bundle is known as bundle cap. बंडल के ऊपर प्रोटेक्शन लगाओ, that's why it is sclerenchyma. छोटा छोटा नोट्स है, ऐसे लिखो. वेस्कुलर बंडल, इसके सामने जो पेरिसाइकल है, इन फ्रंट मतलब चारों तरफ तो वेस्कुलर बंडल तो पैचेस में है, तो कहीं ऐसा होगा कि सामने नहीं होगा, तो वो कैसी होगी? स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा हो गया तो प्रोटेक्शन देगा, तो वो क्या बना देगा? बंडल कैप. दिस इज अगेन जो आपको फिजियोलॉजी में काम आएगा. इन सनफ्लावर स्टेम पेरिसाइकल इज हेट्रोजिनस इन नेचर. ठीक है, आपको कॉलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा है, तो हेट्रोजिनस टिश्यू हो गया ना, हुआ ना? हाँ, भगवान कितना बोर हो रहे हो तुम. मैं तो लीव भी खत्म करने की मूड, तुम तो ऐसे ही सो जाओगे. ओके, sclerenchyma part of pericycle is also known as hard bast. Bast, hard. ठीक है, डेड है, हार्ड है. तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन है एक्चुअली. आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, और बियॉन्ड द एनसीईआरटी हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी है. पेरिसाइकल इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम, ये आपके एनसीईआरटी में है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस. इतना तो पढ़ोगे ना बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लो. वेस्कुलर बंडल, वेज शेप समझ में आता है? अरे वो देखा है, सैंडल, सैंडल में हिल आती है, वेज सैंडल. ठीक है, एक ये होती है, एक ऐसे होती है एकदम फ्लैट एंड, ये वाली वेज शेप होती है. इसी तरीके से आप समझ लो वेस्कुलर बंडल जो है वो वेज शेप के आर अरेंज्ड इन अ रिंग. सीधे साधे हैं, रिंग में अरेंजमेंट है. रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम. इसका मतलब है मोनोकॉट में स्कैटर्ड हो गया, और यही तो टफ है इस पोर्शन का. टफ मतलब आपको याद तो करना पड़ेगा, तभी तो आप डाइकॉट और मोनोकॉट डिवीजन बना रखे हो भाई, नहीं तो सब एंजियोस्पर्म ही होते हैं. क्लियर? तो आपको याद करो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज द टैक्सोनॉमी इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी, है ना? उसको रिलेट करो. कंप्यूटर बेस्ड जो डेटा से आप क्लासिफिकेशन करते हो उनमें इन सबको वेटेज दिया हुआ है, तो आप क्लासिफाई कैसे करोगे? सिमिलरिटी यही देखोगे कि उसका वेस्कुलर बंडल कैसा है, कैसा अरेंजमेंट है. तो ये डेटा तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको मैच करोगे, मिसमैच करोगे. तो पहले चैप्टर से लेके अभी तक जो चैप्टर में आप हो वो सब इंटर रिलेटेड ही है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी आपकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आपको मैच करना होता है, फाइलोजेनेटिक ट्री आएगा. ओके, ऐसा कोई हैवी चीज नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ देयर इज डिफरेंसेस. डिफरेंसेस क्या है? हमें पता है कि भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है. 1-2 पॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के होंगे, 2 पॉइंट कॉर्टिकल रीजन के होंगे, 1 आध पॉइंट एपिडर्मिस का होगा. तो ये 3 टिश्यू तो पढ़ना है. अभी ह्यूमन के अंदर एंटर करेंगे तब तो पता नहीं कितनी लेयर और कितनी चीजें पढ़नी है. पूरी बायोलॉजी में कल ही मैंने बताया 300 लेयर्स पढ़ना है. अरेंजमेंट सिर्फ यही आप एमसीक्यू तैयार करेंगे तो बड़ी बात है. क्लियर? तो घबराओ मत एकदम. पिथ, पिथ के लिए लिख लो वेल डेवलप्ड है. एंड मेडलरी रेस बिटवीन में होगी, पेथरेज है. द मेन फंक्शन ऑफ पेथरेज रेडियल कंडक्शन, बाहर की तरफ ले जाओ पानी को भाई, सब हो गया. फूड ले जाओ, वाटर ले जाओ, सब रेडियल कंडक्शन हो गया. दिस इज द स्ट्रक्चर.
शूट हेयर, ट्राइकोम, क्यूटिकल, क्यूटिन की बनी हुई, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस, कॉलेनकाइमेटस, जनरल कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस, रेजिन डक्ट इंपॉर्टेंट है जहां पे रेजिन कैनाल होगी, रेजिन का सिक्रीशन और स्टोरेज होगा, म्यूसिलेज कैनाल, ठीक है, म्यूसिलेजनस नेचर में होगा, एंडोडर्मिस, स्टार्च शेप, ये सब एमसीक्यू है, इमेज में ही ऐड कर दिया। इसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, इमेज के आगे पेंसिल से लिख लो, आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। पेरिसाइकिल फ्लोएम की तरफ होगी, स्क्लेरेन्काइमेटस, दिस इज पैरेन्काइमेटस, देखो यहाँ पे लिखा पैरेन्काइमा, पिथरेज आएगी, पेरिसाइकिल भी पैरेन्काइमेटस होगी, एंड दिस वन इज स्क्लेरेन्काइमेटस, ठीक है। फिर फ्लोएम आ गया, कैम्बियम आ गया, ओपन टाइप का, ध्यान से सुनो, फ्लोएम आया, फ्लोएम के बाद कैम्बियम है, ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल होगा, देन मेटाजाइलम, देन प्रोटोजाइलम, ये वेस्कुलर बंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। देन मेडलरी रेस, पैरेन्काइमेटस है, पिथ पैरेन्काइमेटस है, वेल डेवलप्ड, इमेज में लिख लो, 20 बार दिखेगा जब जब एनसीईआरटी पलटोगे, तो ये सब क्वेश्चन क्यों ही गलत है। ये एक कंप्लीट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका एक पार्ट हो गया। क्या है ये? सनफ्लावर का स्टेम है, डाइकॉट स्टेम हो गया। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, आपको सारी लेयर का देखना है तो आपको डाइकॉट स्टेम का टीएस देखना होता है, सारी लेयर प्रेजेंट होती है बड़े अच्छे मैनर से, अरेंजमेंट के साथ। एक आप थोड़ा सा ध्यान रखो, कुकुरबिटा का क्वेश्चन आता है, दिस इज डाइकॉट, डाइकॉट में जो यहाँ पे कंडीशन है बाइकोलेटरल, आपको बताया था, वो कंडीशन इनके में रिपोर्टेड होती है। कुकुरबिटेसी एक फैमिली है प्लांट की, ठीक है, जिसमें आपका ये कुकुम्बर वगैरह सब आ जाता है। Conjoined bicollateral and open xylem is andar। और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिज एंड फरोज, जिसके नंबर है 5 रिज 5 फरो। अब इसको समझ लो, देख लो, ये है रिज, जो उठा होता है वो होता है रिज, जो झुका होता है वो होता है फरो। इसका मतलब ये करते ही नहीं है कि आप जाइलम और फ्लोएम को अलग कर देना, रेडियल दिख रहा है तो आप रेडियल में चलेंगे, ठीक है। ये एक पैच है, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, बाइकोलेटरल। अब रिवाइज नहीं करोगे तो तुम रोगे ऐसे ही, मेरा क्या है, मेरे को तो ये सब ऐसे ही कथावाज दूंगी, ठीक है। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल के पैचेस दिख रहे हैं 6, सॉरी 5, ठीक है, 5 अंदर 5 बाहर, 2 रिंग है। तो रिज के नीचे एक छोटा वाला, फरो के नीचे एक बड़ा वाला, इतना ही याद रखना है आपको, रिज स्मॉल, फरो लार्जर, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये किसका कंडीशन हो गया? कुकुरबिटिया, ये भी आपको एमसीक्यू मिलेगा पेवाईक्यू में। उनोकोट हो गया स्टेम, बस करें, लिप भी पढ़ा दें, चलो शॉर्ट कर लेते थोड़ा, ठीक है, अब इजी बता देते, जो अभी तक पढ़े हो उसके कंपैरिजन सुन दो, ठीक है। और यही इतना नोट कर लेना, हम पढ़ाते इजी नहीं है बेटा, हम चाहें तो पहले इसी पे आ जाते, कब की 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाते। आप अपने को एक्सप्लोर करो ना, अपना दिमाग बढ़ाओ, अभी बहुत चीजें पढ़नी है, 11th है ये, अभी से कैसा श्रिंक हो रहे हो, एक्सप्लोर करो ना, ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे उसमें से कुछ कम का क्वेश्चन देंगे अपन, कम कम पढ़ के तुक्का मार के एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये क्यों अपना मूड रख रहे हो, सिंपल सी चीज है, अब पढ़ दो इजी वाली, आ जाओ। रूट कैसा होता है? मिस्टीन कलर, मतलब डस्की ब्राउनिश, ओके, एंड इरेगुलर इन शेप, पता है हमें। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, देखो मॉर्फोलॉजी का पॉइंट आ गया, ठीक है, नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं ना। स्पाइन्स एंड थॉर्न्स आर नॉट फाउंड इन यूनिसेल एपिडर्मल हेयर, पता है हमें ये भी। स्पाइन एंड थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट सिस्टम, either टेंड्रिल, स्टेम, लीफ, पेटियोल, कहीं से भी हो जाए। स्टेम कैसा होता है? यूजुअली ग्रीन एंड स्ट्रेट। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर वेल मार्क्ड एंड प्रेजेंट, मल्टीसेल्ड एपिडर्मल हेयर हो गया, मतलब यहाँ पे रूट हेयर की बात किया है, यहाँ पे ट्राइकोम की बात किया है, बातें मत करो। क्यूटिकल लेयर, बात मत करो, ध्यान से सुन लो थोड़ा। क्यूटिकल लेयर एंड स्टोमेटा ऑब्सेंट, क्या चल रहा है? रूट, क्या है? स्टेम। क्यूटिकल लेयर एंड स्टोमेटा प्रेजेंट, हाइपोडर्मिस इन नॉट डिफरेंशिएटेड, किसमें? रूट में। हाइपोडर्मिस वेल डिफरेंशिएटेड स्टेम में।
एपिडर्मिस टेक्स द फंक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, एपिडर्मिस और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर रूट हेयर टेक्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। पैसिव सेल प्रेजेंट होंगे एंडोडर्मिस लेयर में, फंक्शनल है। पैसिव सेल्स एब्सेंट होंगी, ऐसा कुछ वहां पे नीड नहीं है। कॉर्टेक्स इज ब्रॉड एंड वेल डेवलप्ड, देखा हमने कॉर्टिकल रीजन पूरी प्रॉपर लेयर्स दिख रहे हैं हमें, हाइपोडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस से 3 जोन में हमने सॉरी ये रूट है ना, तो रूट में आप बहुत फाइन नहीं, लेकिन हाइपोडर्मिस एब्सेंट थी तो फिर आपको कॉर्टेक्स रीजन दिख रहा था, मतलब एंडोडर्मिस तक की लेयर आपको वहां पे पैरेन्काइमेटस प्रेजेंट थी। रिलेटिवली लेस डेवलप, कॉर्टिकल रीजन की बात करें, अब देखो ये तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ, साइज देखो, जो साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो कॉर्टिकल रीजन कितने जोन में है, इतना, ठीक है। लेयर भले ही क्लियर है लेकिन आप एरिया देखना, कॉर्टेक्स रीजन कहाँ चला गया, ये दिस इज द साइज। दैट्स वाई मैंने आपको बताया जब वुड बनता है तो वुड मैक्सिमम पार्ट आपको लकड़ी कट करके निकालते हो ना, तो सारा कॉर्टिकल रीजन तेरी फेरी पे रहता है। इसको देखो ना, तो ये वाला डिस्टेंस, तो कॉर्टिकल रीजन छोटा है स्टेम में। लेयर वेल डिफाइंड है लेकिन पूरा एरिया उसका कम है। पेरीसाइकिल सिंगल लेयर्ड एंड पैरेन्काइमेटस, एंडोजिनस ओरिजिन कराएंगे लेटरल ब्रांच का। पेरीसाइकिल मल्टी लेयर्ड एंड यूजुअली स्क्लेरेनकाइमेटस एंड both parenchymatous. Usually sclerenchymatous is also correct. Radial type vascular bundle, collateral type vascular bundle. Xylem is exarch, xylem is anda. Lateral roots, endogenous in origin, lateral branch, exogenous in origin. Stellar region, extra stellar region, इसी के लिए क्वेश्चन आता है। स्टीलर रीजन से यहाँ, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन से यहाँ पे ग्रोथ हो। कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। मल्टीसेल ट्राइकोम जनरली प्रेजेंट डाइकॉट के स्टेम में, जनरली एब्सेंट मोनोकॉट के स्टेम में। कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ये भी पढ़ते आ रहे, बहुत बार पढ़ लिया। कॉर्टेक्स डिस्टिंक्ट होगा, कॉर्टेक्स नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है तब यहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस तीनों आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ आपने कॉर्टेक्स बहुत आपको क्लियर, अभी पढ़ा नहीं है, मोनोकॉट का सिस्टम नहीं दिखाया ना, चलो अभी दिखा दो। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल आर वेल डिस्टिंक्ट। Vascular bundle are arranged in ring. Endodermis and pericycle are not distinct. Vascular bundle scattered. This is MCQ बेटा, जो comparative अभी हम इमेज दिखा देते हैं। Sclerenchymatous bundle sheath is not found. Bundle sheath मतलब vascular bundle के चारों तरफ की protective layer, pericycle के अंदर होगी, bundle sheath के बाहर होगी। So this is the characteristics of C4 plant, CAM plant, ठीक है, C4 plant याद रखो। तो अब ये C3 और C4 प्लांट क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, और वहां पे आएगा आपको बंडल शीट, तो आप बस याद रखो। बंडल शीट इज प्रेजेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा, प्रेजेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा, एब्सेंट, ओके, पहले भी आ चुका है ये कंडीशन। लाइसोजिनस कैविटी इन वेस्कुलर बंडल इज एब्सेंट, मतलब लाइसिस से बनने वाली कैविटी बननी है ना बेटा अपने को, वेस्कुलर बंडल को डेड करना है ना, पोर बनाने हैं, ट्यूब बनाना है, तो वहां पे सेल डेड होंगी, सेल आपस में मिलेंगी, वही सारी फिनोमिना होती है। वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट कॉल्ड प्रोटोजाइलम लैकुना, लैकुना कैविटी के लिए वर्ड यूज करते हैं लैकुना। तो लाइसोजेनी लैकुनी कैविटी, साइजोजेनी लैकुनी कैविटी, दिस इज पहले बहुत पूछा जाता था, अब बहुत ज्यादा नहीं जाता। पिथ एंड पिथरेज आर प्रेजेंट, रिड्यूस या एब्सेंट होगा। अब लीफ की बात बाद में कर लेंगे, आपका क्या रह गया, मोनोकॉट का स्टेम का इमेज। हो तो गया ना, कंप्लीट हो गया, स्टेम नहीं हुआ, हाँ स्टेम दिखाना, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है दैट इज वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड। अच्छा कुकुर बेटा दिखाना, ठीक है, स्कैटर्ड समझ में आ रहा है। अब स्कैटर में हम इस इमेज से ही कुछ चीजें बता रहे, एकदम ध्यान से सुनो। जो पेरीफेरी की तरफ वेस्कुलर बंडल होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज। Towards the pericycle, the vascular bundle are smaller in size and large in number. दिख रहा है आपको वहां पे, नंबर में ज्यादा है, साइज में छोटे हैं।
मोर इन नंबर। इज इट क्लियर? स्कैटर्ड है, आपको रीजन नहीं दिखेगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे, आपको रीजन नहीं दिखेगा। दिस इज लाइक कि क्रोमोसोम सेपरेशन हो रहा है और वो कहीं पे भी घूम रहे हैं। याद आ रहा है? ठीक है। तो साइक्लिक अरेंजमेंट आपको प्रॉपर अरेंजमेंट दिखा कहाँ पे? डाइकोट स्टेम में। यहाँ पे स्कैटर्ड है पूरा। आपको कॉर्टिकल रीजन वैसे ही एकदम रिड्यूस दिख रहा है। देखो हाइपोडर्मिस यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक तो आपको वास्कुलर बंडल ही दिख रहा है, स्कैटर्ड होंगे पूरे। ठीक है। एंड towards the center the vascular bundles are larger in size and less in number. This is the MCQ जो आता है यहाँ से। ये वाले हैं लार्जर साइज में एंड लेस इन नंबर। इज इट क्लियर? अब इनका जो ये प्यारा प्यारा आपको आंख मुंह दिख रहा है और आप हंस रहे हो ना, वही है लैकुना। देखो यहाँ पे लिखा वाटर कैविटी साइजोजिनस कैविटी मेजर पार्ट लाइसिजिनस। ओके, ये इमेज हम शेयर कर देंगे, ये क्वेश्चन है आप। अब देखो ये बंडल शीट दे दिया, मतलब वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की शीट। फिर ये आपको सीव ट्यूब लिख दिया, कंपेनियन सेल लिख दिया, मतलब फ्लोएम की बात कर रहा है। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम की बात कर रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब इधर भी तो पानी पहुंचाना है। साइजोजिनस, साइजोलाइसिजिनस कैविटी ऑफ वाटर। दिस इज एमसीक्यू। ठीक है। लाइसिस भी करेगा, साइज ज्वाइनिंग भी होगा, मतलब डिस्पर्जन भी होगा, दूर दूर भी जाएगा और उसकी वजह से आपको ये लैकुना बन जाए। दिस इज लैकुना। और कुछ रह गया? क्यूटिकल की लेयर है, एपिडर्मिस होगी, पैरेन्काइमेटस है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, मतलब आपका स्कैटर्ड पूरा बीच बीच में ग्राउंड टिश्यू लिख दिया। अब आप डिस्टिंग्विश करते रहो, दिस इज मोनोकॉट स्टेम, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा। क्या बेटा? कंपेनियन सेल तो होती है ना, सीव ट्यूब को सपोर्ट कौन करेगा? जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। एल्बुमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में होगा। क्लियर है? समझ में आया? ये इमेज हम शेयर कर देंगे, यहाँ पे कैविटी वाले नोट्स आप बना लो, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। फिर ये ध्यान रखना जो यहाँ पे लिख दिया ना, कलेक्टिवली ग्राउंड टिश्यू, इसी में सब कुछ रिड्यूस्ड है, इसलिए मोनोकॉट का आपको पिथ वेल डेवलप नहीं दिखेगा। चलो फटाफट एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। आ जाओ यहाँ पे। मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, डायरेक्ट हाइपोडर्मिस से स्टार्ट किया है और हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस। A large number of scattered vascular bundle. This is again question. बताया अभी मैंने, इमेज भी देख लिया तुमने। Is surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath. ठीक है, कौन? वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ शीट है। एंड लार्ज कॉन्स्पिक्वस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। आपको जरूरत नहीं है अब यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश करो कि कहाँ पेरिसाइकिल है, कहाँ एंडोडर्मिस है, ठीक है, कहाँ कॉर्टिकल रीजन खत्म हो रहा है, कहाँ पिथरेज है, कहाँ पिथेस, सब एकदम इनकॉन्स्पिक्वस है, मतलब यू कांट डिस्टिंग्विश। आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, मोनोकॉट है तो कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा, वहां पे वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगी, फेसिकुलाई कैम्बियम नहीं होगी। Peripheral vascular bundles are generally smaller than centrally located ones. This is the favorite question. And the phloem parenchyma is absent. ये याद आ रहा होगा तुम्हें। मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। अब ये जो कैविटीज लिखा हुआ है ना, इसी के लिए आपको साइजोलाइसोजेनिक कैविटी ध्यान रखना है, एक टर्म ही तो है, ऐड कर लो, यही पेंसिल से लिख लो, जब जब पढ़ोगे तो खुद दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में लीव देखेंगे, अभी थोड़ा सा मौन धारण करो और इसको श्रद्धांजलि दे दो और इसके लेयर्स देख लो, इमेज देखो। ठीक है, ये इमेज जो आएगा आएगा तो यहीं से आएगा क्वेश्चन। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू। आप ऐसे लिखो ग्राउंड टिश्यू। मोनोकॉट।
ठीक है, ये लिख लो लाइन. इट मीन्स ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रीज इन मोनोकॉट स्टेम. Okay. Sometimes in some grasses, wheat, the central portion of ground tissue becomes hollow and is called pith cavity. Pith cavity is found in stem of Cucurbita ricinus among dicot. इसलिए डाइकॉट में कुकुरबिटा क्वेश्चन आता है, वो ध्यान रखें. ये सब एक एक बार वाले क्वेश्चन है. आप अटेंटिव होकर अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया ना तो वो हेल्प करेगा आपको ये सारे क्वेश्चन को याद करने में, और ये नोट्स हेल्प करेंगे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में. वाइस वर्सा है. कैसा सॉल्व? ठीक है, अब लीव कल देख के डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे, सेकेंडरी ग्रोथ में. 2 दिन का लेक्चर और रहेगा, 2 या 3 दिन ले जाओगे तुम लोग तो चैप्टर ओवर हो जाएगा. बट नेक्स्ट टेस्ट में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी लेंगे, और ये हम इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हो. और हम ले रहे हैं मॉर्फोलॉजी, खत्म हो चुका है एनाटॉमी, और उसके बाद भी तुम मॉर्फोलॉजी में लाओगे 150-100 नंबर, तो अब ना क्लास से ही भगाएंगे हम सबको, एकदम बहुत बढ़िया डंके की चोट पे भगाएंगे. 1 हफ्ते के लिए तो क्लास टर्मिनेट हो जाएगी, ये बता दे रही. 200 के नीचे अगर मार्क्स आए तो 1 वीक की बायोलॉजी क्लास आपकी टर्मिनेट होगी इस बार. और इसमें मैं पेरेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगी, तब ना संजय सर होंगे ना कोई और होगा. और ये हम बता रहे हैं और आप मान लेना ये बात, ऐसा नहीं कि मैम बोलती है तो करेंगे. आज ही नोटिस दे रहे हैं. जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें एक ही चैप्टर आएगा मॉर्फोलॉजी. बिलो द 200 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनकी 1 वीक की बायो की क्लास टर्मिनेट हो जाएगी. तो बी अटेंटिव, बी फोकस. चैप्टर कब का खत्म हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, डाउट है तो पूछो, रिवीजन चाहिए तो रिवीजन लो, लेकिन स्कोर आपका 250 प्लस 300 तक जाए आराम से. क्लियर है?